Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Aziza Munir and today we'll be talking about the operational definition towards the measurement and attitudes of scale. Very important, and somehow you can consider that very technical portion in analyzing a questionnaire or an instrument of on the basis of which you can conduct research for the data collection. जितना अच्छा आपके पास इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो उतनी अच्छी आपके पास स्ट्रीम में डेटा आता है और whatever the data is coming to you on the basis of that you will be identifying or you will be addressing your problem statement. तो ये हमारे पास एक लिमिटेशन होती है कि किस तरह से हमने एक सिचुएशन को एड्रेस करना है, किस डेटा की बेसिस के ऊपर हमने एक सिचुएशन को एड्रेस करना है. तो हम आज के डेफिनेशन में, आज के लेक्चर के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि बेसिकली ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है, उसके अंदर उसमें हम कौन कौन से स्केल्स के ऊपर बात करते हैं, ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च इन टर्म्स ऑफ डेटा कलेक्शन, तो व्हाट डज एन ऑपरेशन स्टैंड्स फॉर इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. किस किस्म के स्केल्स इस टूल के अंदर डिस्क्राइब होते हैं. टूल आई अगेन रेफर towards an instrument on the basis of which you collect data. तो उस टूल के अंदर या उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन से स्केल्स इन्वॉल्व होने चाहिए या कौन सी सेटिंग्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, दैट इज समथिंग विच इज अ क्रूशियल एरिया टू आंसर. और उन स्केल्स को हम किस तरह से वेरी करते हैं बिटवीन ईच अदर, तो ये एक हमने चीज़ को डिस्कस करना है आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर हमारे पास कुछ वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इश्यूज हमने 2-3 प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए हैं कि जी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे टूल को बहुत अफेक्ट करती हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी किस किस्म के प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं और हम उन्हें किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरह किन मेथडोलॉजीज के अगेंस्ट हम इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी को चेक करते हैं और रिलायबिलिटी को चेक करते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है. तो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर you will be able to identify the operational definition of your work. You will be able to identify the right tool for determining the data collection primarily, which is directly addressing to your problem. And lastly, you will be analyzing the validity and reliability issues and identifying the means on the basis of which you can test the both perspectives. Then comes the operational definition at first. So operational definition is basically a statement which specifies the dimension and elements through which a concept will become measurable. हम किस चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं, हम बेसिकली अपने प्रॉब्लम एरिया को या हम अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद वेरिएबल्स की सेटिंग को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरह से ये वेरिएबल सेटिंग जो है वो स्पेसिफिक डायमेंशन के अंदर हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है. तो जब हम एनालाइज करते हैं एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें डिफाइन करती है या डिस्क्राइब करती है हमारा मेजरिंग एरिया, उस मेजरिंग एरिया की बेसिस के ऊपर हम ऑपरेशनल डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं. तो दैट इज बेसिकली ऑपरेशनल डेफिनेशन एक स्टेटमेंट होती है जो हमें एक स्पेसिफिक डायमेंशन बताती है और एलिमेंट्स बताती है थ्रू विच अ कॉन्सेप्ट कैन बी मेजरेबल. सो बेसिकली इट यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट स्पेसिफिक डायमेंशन कि एक ऐसी डेफिनेशन जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक डायमेंशन होगी, किस चीज़ की, एलिमेंट्स की. एलिमेंट्स कौन से होंगे, वो एरियाज ऑफ कंसिडरेशन जो कि हमने एक स्पेसिफिक सेटिंग्स के अंदर कंसिडर करने हैं, एक स्पेसिफिक स्टडी के अंदर मेजर करने हैं और थ्रू विच अ कॉन्सेप्ट विल बी मेजर्ड. और हम मेजर करना चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड दीज स्पेसिफिक डायमेंशंस. तो इन स्पेसिफाइड डायमेंशंस की और एलिमेंट्स की बेसिस के ऊपर हम मेजर करना चाहते हैं अपना कॉन्सेप्ट. तो हम बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन इस पर्सपेक्टिव में. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑपरेशनल डेफिनेशन वी कैन नाउ डिफाइन के कौन कौन सी डायमेंशंस, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स किस किस्म की लर्निंग को अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी लर्निंग को रिट्रीव करते हैं. तो यहाँ पर हमने डायमेंशंस को D से आइडेंटिफाई किया है, एलिमेंट्स को E से आइडेंटिफाई किया है, कॉन्सेप्ट को C से आइडेंटिफाई किया है और लर्निंग को L से आइडेंटिफाई किया है. लर्निंग बेसिकली एक वेरिएबल हमने उठाया है
जिसको हमने लर्निंग का नाम दिया है, और जो कॉन्सेप्ट है हमने वो हमने लर्निंग ही के कॉन्सेप्ट को बेसिकली टेस्ट करना है। लर्निंग की हमने कुछ डायमेंशंस बनाई हैं कि जो लर्निंग एक कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लर्निंग कैन बी डिफाइंड इन 3 वेज। लर्निंग अंडरस्टैंडिंग भी होती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन की, लर्निंग रिटेंशन और रिकॉल भी होती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन की, और लर्निंग कैन बी नोन एज एन एप्लीकेशन। अगर लर्निंग जो है वो एप्लीकेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं लेकर आती तो उसका मतलब ये है कि इट इज नॉट ड्राइंग द फ्रूटफुल रिजल्ट्स। तो if we want to describe that what actually learning is, so we used to describe learning in 3 perspectives. One is the understanding, second is the retention or recall, and third is the application. अब ये तीनों चीजें जो हैं, ये तीनों elements इस concept की dimension है। concept क्या है लर्निंग का? लर्निंग एक concept है जिसको हमने 3 perspectives में define किया है, ये 3 डायमेंशंस में डिफाइन किया है, जो कि अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन और एप्लीकेशन है। हर डायमेंशन के एलिमेंट्स भी होते हैं। मीनिंग अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है, या अंडरस्टैंडिंग को हम बेसिकली लर्निंग से किस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करें, या इन द डोमेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर मेजरिंग एक्चुअली। So in the domain of understanding, we want to measure that whether we are in a position to answer questions correctly. ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर हमने क्वेश्चंस को सही से जवाब दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमें वो क्वेश्चन सही से समझ आ गए थे। We were having a right understanding of the questions, and if we are rightly understanding the questions, then we are giving the right answers or the known answers. So that is something which shows the learning perspective. So learning को हमने अंडरस्टैंडिंग में डिवाइड किया, अंडरस्टैंडिंग में डिफाइन किया, उसकी एक डायमेंशन बनाई, अंडरस्टैंडिंग को हमने मेजर किया टुवर्ड्स आंसरिंग क्वेश्चंस करेक्टली। सेकेंडली उसके एक और एलिमेंट के ऊपर हमने बात की जो कि हमने अंडरस्टैंडिंग से ही रिलेट किया, दैट इज गिव अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। जब हमें एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी, उसी केस में, उसी कंडीशन में हम उसको एग्जाम्पलीफाई भी कर सकते हैं, उसी कंडीशन में हम उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी गिवन सेट ऑफ डेफिनेशंस। कि अगर हमें एक क्वेश्चन, अगर हमें एक कॉन्सेप्ट मालूम है और हम उसको राइटली अंडरस्टैंड करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर, उसकी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर हम उसको प्रॉपरली एग्जाम्पलीफाई भी कर सकते हैं, हम उसको प्रैक्टिकल सिचुएशंस के साथ रिलेट भी कर सकते हैं। अगर हमें वो प्रॉपरली क्लियर नहीं है, अगर ये डायमेंशन हमें सही से क्लियर नहीं है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सो इन दैट केस वी वांट टू नो दैट विद द डायमेंशन व्हाट वी वांट टू मेजर इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, और डायमेंशन विद द एरियाज ऑफ एलिमेंट्स डिस्क्राइब करती है कि हम इस पर्टिकुलर डायमेंशन को किस तरह से मेजर करेंगे। बेसिकली हम मेजर इस कॉन्सेप्ट को ही कर रहे हैं, मेजरमेंट हम लर्निंग की ही कर रहे हैं, लेकिन लर्निंग को हम मुख्तलिफ डायमेंशंस में और उनको मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ मेजर करेंगे। सिमिलरली जब हम अटेंशन और रिकॉल की बात करते हैं, तो अटेंशन और रिकॉल को हम डिफाइन करते हैं थ्रू recall of material after some lapse of time. That if we are able to recall a situation or recall certain verbal and non-verbal characteristics of the situation over a lapse of time, over a period of time, तो उसके बाद अगर हम उसको उसी तरह से define कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, this shows the recall. तो recall को हमने किस तरह से किस element में define किया है? This is an ability of recalling material after some lapse of time. तो जब भी हम मेजर करना चाह रहे हैं रिकॉल को टुवर्ड्स लर्निंग पर्सपेक्टिव, तो वो हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे अपने रिस्पोंडेंट से जिसमें हम उसको कोई पुरानी सिचुएशन बताएं या कुछ ऐसा इंसिडेंस बताएं, या उससे पूछें कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में आपने क्या सीखा था, या आपको याद है कि आपने पिछले महीने जब शॉपिंग की थी तो आपने कितने पैक्स बिस्किट्स के परचेज किए थे। सो दैट इज समथिंग विच इज अटेंशन एंड रिकॉल। तो वहां से हम लर्निंग को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। Then comes the third dimension of learning, which also explains learning, लेकिन उसको भी हमने 2 elements के अंदर describe किया है। One is towards solving problems, applying concepts understood and recall, and secondly to integrate with other relevant material. तो एप्लीकेशन के केस में हमने डिफाइन किया है कि जो लर्निंग है वो
टुवर्ड्स एप्लीकेशन अगर कोई रिजल्ट या कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो इसका मतलब यह है कि वो एलिमेंट लर्निंग में डिस्कस नहीं हो सकता. सो बेसिकली हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. वी टॉक अबाउट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स understood and recalled. On the basis of understanding and on the basis of recall, we are solving a situation. We are creating solution towards a particular problem and integrating these relevant material with each other so that we are drawing some fruitful results. So in that case, again, we are talking about the application of a specific core of learning. So whenever we are giving an operational definition of something, we are defining a statement in a way that it expresses the dimension and elements of the concept which is studied. तो अगर हम रेफर करें अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन के ऊपर एक दफ़ा फिर से, तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो स्पेसिफाई करती है डायमेंशंस को हमारे मेजर कॉन्सेप्ट के, और उसको कैटेगराइज करती है मुख्तलिफ एलिमेंट्स में जिनको हम मेजर करके रिस्पॉन्ड करते हैं अपना कॉन्सेप्ट. So that is something which is a statement of specific dimension and elements through which a concept can be measurable. So I hope कि इस डायग्राम के थ्रू या इस पिक्टोरियल एनालिसिस से आपको पता लग गया होगा कि हम एक वेरिएबल को जो कि लर्निंग है फॉर एग्जांपल, उसको किस तरह से डायमेंशंस में डिवाइड करते हैं और हर डायमेंशन को मुख्तलिफ एलिमेंट्स में किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, और इस तरह से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इस तरह से जब हम क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करते हैं टुवर्ड्स ईच एलिमेंट, तो वो बेसिकली एड्रेस कर रहा होता है हमारा मेजर कॉन्सेप्ट. Now there exists a difference between factors and operationalized variables. What might be the difference between factors and operationalized variables is that factors are the components which define a variable in more detail. जो ऑपरेशनल वेरिएबल है उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि उस वेरिएबल को मजीद डिफाइन करते हैं. तो बेसिकली जब हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया है तो हमने उसको कैटेगराइज किया है कि हम इस वेरिएबल को सिर्फ इन स्ट्रीम्स के अंदर ही कंसिडर करें. जैसे लर्निंग को हम और भी बहुत सारे कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे कंडीशंस में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी पर्टिकुलर ऑपरेशनल डेफिनेशन के अंदर लर्निंग को इन 3 डायमेंशंस में ही डिस्क्राइब किया है, और इन 3 डायमेंशंस को हमने इन 5 एलिमेंट्स में ही डिस्क्राइब किया है. सो विद द रेफरेंस ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स डिस्क्रिप्शन वी विल बी एबल टू डिफाइन 3 डायमेंशंस व्हिच इन रिजल्ट डिस्क्राइब्स द वेरिएबल. तो जितने भी कैटेगराइजेशंस हमने की हैं एक वेरिएबल की, वो उसके फैक्टर्स हैं, और जो वेरिएबल ऑफ स्टडी है दैट इज द ऑपरेशनलाइज्ड वेरिएबल. व्हेन वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट, so measurement is basically a process of assigning numbers or labels to objects, persons, state of nature or events. तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, तो मेजरमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम बहुत सारे नंबर्स को लेबल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, पर्सन, स्टेट ऑफ नेचर और इवेंट्स के फॉर्म में. यहाँ से हमें पता लग जाता है कि हमने किस पर्टिकुलर वेरिएबल को किन किन कंपोनेंट्स में और किन किन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, और हम किस कैटेगरी को किस तरह से रिलेट करके एक वेरिएबल को डिस्क्राइब करें, और हम उनको मुख्तलिफ नंबर्स में या लेबल्स में डिफाइन कर देते हैं. The measurement is done according to set of rules that reflect qualities or quantities of which of what is being measured. On the basis of measurement हम कोई specific terms and conditions identify कर देते हैं या rules define करते हैं जो कि reflect करते हैं quantitative और qualitative perspective को, जिनकी basis के ऊपर हमने एक variable को measure करना है. Measurement means that scales are used. जब भी हम measurement की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमने कोई ना कोई एक स्केल यूज किया है, कोई ना कोई एक टूल यूज किया है जिसकी बेसिस के ऊपर हमने मेजरमेंट की है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी भी चीज को मेजर करना है, अगर हमने एज को मेजर करना है, तो हम एज को इन टर्म्स ऑफ ईयर्स भी मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डेज भी मेजर कर सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ मंथ्स भी मेजर कर सकते हैं. कि एक ऑफस्प्रिंग हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 24 मंथ्स का है, तो दिस शोज कि वो 2 years का है, तो दिस इज अनदर मेजरमेंट ऑफ एज. या हम यूजुअली हाइट को अगर डिस्क्राइब करें तो हम उसको फीट में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम उसको इंचेस में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और हम उसे सेंटीमीटर्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो जो भी एक मेजरमेंट टूल हमने अप्लाई किया है टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल, दैट इज नोन एज अ स्केल. तो स्केल इज बेसिकली अ टूल जिसकी बेसिस के ऊपर हमने एक स्पेसिफिक वेरिएबल को मेजर किया.
Scale are a set of symbols or numbers assigned by a rule to individuals, their behaviors or attributes associated with them. जब हम scales की बात करते हैं towards quantitative figures, तो वहाँ पर it won't make that difference. या हमें inches भी वही results देंगी जो combination of centimeters दे रहा है और जो हमें मुख्तलिफ feet से पता लगता है. लेकिन जब हम बात करते हैं लोगों के एटीट्यूड्स की और लोगों के बिहेवियर्स की या उनके इम्प्रेशंस की या उनके सर्टेन रिएक्शंस की, तो इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर्स जिनके ऊपर हमें एक स्पेसिफाइड पैटर्न के ऊपर डेटा कलेक्ट करना पड़ता है या उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर स्केल डिटरमिन करना होता है ताकि वो हमें राइटली मेजर करा सके एक वेरिएबल की चेंजेस. Then the four type of scales are used in research, each with specific applications and properties. The scales are nominal, ordinal, interval and ratio. So usually research perspective में हमारे पास चार किस्म के scales exist करते हैं. One is the nominal, second is the ordinal, third is the interval and fourth is the ratio scale. तो ये जो चार forms हैं हमारे पास ये describe करती हैं types of scales. ये चारों के चारों टाइप्स जो हैं ये वेरी करती हैं एक दूसरे के साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज. जो कंडीशंस हम नॉमिनल स्केल में अप्लाई करते हैं या नॉमिनल स्केल जिन चीज़ों को मेजर करने के लिए या जिस क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करने के लिए यूज होता है, ऑर्डिनल स्केल उस पर्टिकुलर चीज़ की मेजरमेंट में यूज नहीं होता. सो दैट इज अ डिफरेंस व्हिच इज नोटेबल हियर कि एवरी scale which is identified here used to measure a specific qualitative perspective of a data which cannot be measured towards any other scale which is under study. So therefore we need to know the properties and functions of each scale so that we can rightly analyze that in which qualitative area in order to measure which qualitative condition which tool need to be rightly applied. Now scales are, when we talk about scales, so scales simply the nominal scale is count of the objects belonging to different categories. अब हम थोड़ा थोड़ा इन scales को सिर्फ define करते हैं और इनकी definition के ऊपर की basis के ऊपर हम फिर further इनकी application को discuss करते हैं. Now a scale is basically the tool on the basis of which, or the measuring tool on the basis of which you measure the qualitative data. So nominal scale जो है it's the count of objects belonging to different categories. जब हम नॉमिनल स्केल को डिस्क्राइब करते हैं तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का एक काउंट है जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर एग्जिस्ट करता है. द ऑर्डिनल स्केल पोजीशंस ऑब्जेक्ट्स इन सम ऑर्डर. जब हम कुछ किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई करते हैं, प्लेस करते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे पास कैटेगराइजेशन आती है दैट इज थ्रू ऑर्डिनल स्केल. यानी कि हमने एक कैटेगरी के अंदर पोजीशन कर दिया अपने ऑब्जेक्ट्स को. So the ordinal scale positions objects in some order, such as it indicates that the pineapples are juices, then apples and oranges are even more juices than pineapples. अगर हम level of juice या ratio of juice analyze करने की कोशिश करें pineapple के अंदर और apple और oranges के अंदर, तो हम ये कहने की कोशिश करें कि पाइनएप्पल्स के अंदर जो जूस होता है लेकिन एप्पल्स और ऑरेंजेस में से ज़्यादा जूस होता है. तो दिस शोज दैट वी आर कैटेगराइजिंग देम दैट ऑन द बेसिस ऑफ देयर position, on the basis of the level of juice which each fruit is containing, we are giving a specific order to that. The problem is it does not give us the information as to what extent one is juicier than the other. How much better is the pineapple than the apples, and orange is better than the pineapple? Is pineapple only marginally better than apple or what? Meaning कि हमें direct information provide नहीं करता, बल्कि हमें एक given set of information provide करता है कि हम सिर्फ उसको categorize कर दें on the basis of juices. लेकिन हमने ये categorize नहीं किया कि कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है. Then comes the interval scale, जो कि दो objects का distance बताता है हमें. Now it's very important scale to note if you want to know the difference between ordinal and interval. तो interval scale जो है वो हमें दो objects का distance बताता है जो कि equal interval के साथ measure हुए में हो. Now difference between temperature of 20 degrees and 25 degrees is the same as the difference between 40 and 45 degrees. तो ये दोनों कहाँ से measure होना शुरू हुए हैं? These both start from zero.
जहां से हमने आइडेंटिफाई किया कि 0 से लेकर 20 तक की रेंज में एक मेजरमेंट अगर हमारे पास आई है तो दिस शोज कि हमने 20 डिग्री को हमने डिटरमिन किया टेम्परेचर के केस में। तो यहाँ से हमें एक रेंज पता लगी है कि किस रेंज में हमने वेरिएबल को मेजर किया है। सिमिलरली जो 20 और 25 डिग्रीज का डिफरेंस है वो उतना ही है जितना 40 और 45 डिग्रीज का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअली ये डिफरेंस क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, दैट गिव्स अनदर टाइप ऑफ डिस्कशन। जब हम उसको डिटरमिन करते हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ तो ये चीज़ हमें मजीद क्लियर हो जाएगी। नॉमिनल स्केल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनल स्केल क्या होता है, जो हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर प्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल नॉमिनल स्केल्स आर यूज्ड टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और इवन फिनोमेना। जब हमने मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स को और मुख्तलिफ किस्म के फिनोमेना को क्लासिफाई करना हो तो वहां पर हम नॉमिनल स्केल यूज करते हैं। एंड रिमेंबर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक फॉर एग्जांपल जेंडर, तो ये जो दोनों कैटेगरीज हम डिफाइन करेंगे ये इंडिपेंडेंट और अनरिलेटेड ट्रेड्स को डिस्क्राइब करना चाहिए। जो भी हमने कैटेगरीज डिफाइन की हैं नॉमिनल स्केल के अंदर, ये वो कैटेगरीज होनी चाहिए जिसमें रिस्पोंडेंट ट्वाइस या डबल चेक ना कर सके बॉक्स को, वो किसी एक ही कैटेगरी में एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो वो किसी एक ही कंट्री से बिलोंग करेगा जो कि हमने लिस्ट की हैं, जो हमने कैटेगराइज की हैं इन द गिवन स्टडी। सिमिलरली अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो भी वो किसी एक ही कैटेगरी को पिक करेगा। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैरिटल स्टेटस तो भी वो किसी एक कैटेगरी को पिक करेगा। या अगर हम एज की बात करते हैं और उसको रेंज में मेंशन करते हैं तो वो किसी एक कैटेगरी को एनालाइज करेगा। सो इफ वी आर कैटेगराइजिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स और सर्टेन कंडीशंस with their measurement, so उसको अगर हमने नॉमिनल में आइडेंटिफाई किया है तो रिस्पोंडेंट के पास रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि वो अपनी डिस्क्रिप्शन किसी एक कैटेगरी को पिक करके ही डिस्क्राइब कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल जेंडर या स्टेट ऑफ रेजिडेंस या कंट्री या एथनिसिटी या रिलीजन, ये वो वाली चीजें हैं जो जिसमें रिस्पोंडेंट सिर्फ एक ही चॉइस को पिक करेगा, दो चॉइसेस को पिक नहीं कर सकता। सो अगर वो दो चॉइसेस को पिक कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि नॉमिनल स्केल राइटली डिफाइन नहीं हुआ हुआ। Nominal scales are mutually exclusive, meaning that those items being classified will fit into one classification. That is something which I am about to explain you. कि जो mutually exclusiveness का जो एक component है वो definitely nominal scales के अंदर मौजूद होना चाहिए कि दोनों के दोनों categories आपस में relate ना करती हों। These scales are also collectively exhausted, meaning that every element being classified can fit into the scale. यहाँ पर एक और जो हमने कंडीशन अप्लाई की है नॉमिनल स्केल के ऊपर वो ये है कि ना सिर्फ वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो बल्कि इक्वली एग्जॉस्टिव भी हो, कि वो राइटली एक्सप्लेन कर रहे हों कैरेक्टरिस्टिक्स एक कैटेगरी के, यानी कि हर एलिमेंट हर क्लासिफिकेशन जो है वो एक एलिमेंट को कंप्लीटली कवर कर लेती है, उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं रह जाती, उसके अंदर कोई चीज समथिंग इज नॉट लेफ्ट इन डिटरमिनिंग दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। सो two assumptions are required in terms of nominal scales identification, that the scale should be mutually exclusive as well as equally exhaustive, meaning that those items being classified will fit into one classification, और वो एक ही क्लास के अंदर लाई करेंगी, which are in which the elements of classification will not fit into any other scale. Okay, then comes the nominal scales application, that is, as it might appear on a questionnaire. Examples of nominally scaled questions includes that what is your class rank at KSU, यानी कि एक particular organization के अंदर आपका क्या स्केल है, आपकी जॉब का क्या स्केल है, क्या रैंक है। So whether you are a junior or a freshman or a sophomore or a senior, what is your rank at KSU or any particular organization. So the numbers themselves do not have meaning. We could have used letters too. हम 1 2 3 4 की बजाय हम कुछ letters A B C D भी लिख सकते हैं जो कैटेगराइज करने के लिए, या हम एक चेक बॉक्स भी बना सकते हैं जिसमें रिस्पोंडेंट जो है वो अपना रिस्पॉन्स दे सके। They are used just to identify the possible responses to a question. वो हमें एक particular question का सिर्फ response identify करेंगे कि yes I belong to this category. Thus in evaluating responses to this we cannot use the mean. In particular
एरियाज के ऊपर आप मीन नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि आपने अगर 100 क्वेश्चनियर्स को फ्लोट किया है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि 20% लोग जो है वो जूनियर कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं, या 30% लोग जो है वो सीनियर कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। बट यू कैन नॉट अप्लाई मीन और मीडियन इन दैट केस. You can apply frequencies, or you might apply percentages to the given statistics which is discussed in the nominal scale. Then use of nominal scales might be used to determine the gender as well as the department of working. In that case, you obtain personal information. Now, usually when you are applying a nominal scale in any research questionnaire, the nominal scale used to provide us with the data which usually describes the personal traits and characteristics. अगर हम एक इंडिविजुअल के या एक रिस्पोंडेंट के पर्सनल ट्रेट्स को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो हम नॉमिनल स्केल को अप्लाई करते हैं. मीनिंग हम वो कंसिडरेशंस करते हैं जिसमें हमारे पास एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब हुए हो. फॉर एग्जांपल कि उस इंडिविजुअल की एज कितनी है, उसका जेंडर क्या है, उसकी वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस माइट भी कितना है, उसका रैंक कौन सा हो सकता है. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें बेसिकली डिस्क्राइब कर रही हैं एक इंडिविजुअल के या एक रिस्पोंडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि समहाउ बिकम्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया जब हम उसको रिड्यूस करते हैं या उनके रिजल्ट्स को एक्वायर करते हैं. तो हमें ये पता लगता है कि कितने एज के लोगों ने ये रिस्पांस दिया है, या किस डिपार्टमेंट के लोग जो है वो ये रिस्पांस शो करना चाहते हैं, या किस रैंक के लोग ये इस किस्म का रिस्पांस शो करते हैं. तो ओवरऑल वी कैन एनालाइज, वी कैन रन अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ओवर इट कि द मीन ऑफ दिस रैंक पीपल used to show this response. तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम रिस्पॉन्सेस के साथ मैच भी कर सकते हैं और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हम सर्टन डिडक्शंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता लगेगी? हमें नॉमिनल स्केल की इम्प्लीकेशन से पता लगती है. So, nominal scale is always used for obtaining the personal data such as gender or department in which one works, where grouping of individuals or objects is useful as shown in the table, that your gender is either male or female, or your department might be the production, sales, accounting, finance, personnel, R&D, or any other which you can specify by yourself. Then comes the second type of the scale, which is another very very important scale of measuring or a measurement tool towards the variable set, that is the ordinal scale. Now in these scales we allow these scales allow for labeling or categorizing as a nominal scales, but they allows for ranking. तो यहाँ पर हम ना सिर्फ कैटेगराइजेशन की बात करते हैं बल्कि रैंकिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर वेटेज को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने रैंक तो हमने कैटेगराइज तो कर लिया है, लेकिन कैटेगराइजेशन के बाद हम उनको रैंक भी कर सकते हैं, हम उनको वेटेज भी असाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, rate these vacation destinations in terms of how much would you like to visit from 1 to 5, with 1 of your most preferred and 5 of your least preferred choice. यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम रिस्पोंडेंट से पूछना चाह रहे हैं कि आप अपनी वेकेशंस को किन जगहों के ऊपर जाकर स्पेंड करना चाहते हो विद रेफरेंस टू योर ओन चॉइस. तो यहाँ पर जो चॉइस है आपकी वो हाईली प्रेफर्ड 1 शो करेगा और लीस्ट प्रेफर्ड जो है वो 5 शो करेगा. तो यहाँ पर हमने रिस्पोंडेंट को ना सिर्फ चेक करने के लिए कहा है कि वो एनालाइज कराए कि वो किधर अपनी वेकेशंस को स्पेंड करेगा, बल्कि उसको हमने रेटिंग्स भी असाइन की हैं कि हाउ मेनी रिस्पोंडेंट्स विल बी प्रेफरिंग विच एरिया to select for spending their vacations. So in that case we have identified 5 choices, which is Bermuda, Florida, Hawaii, Aspen and London. Out of these 5 choices we are giving an option to the respondent that which choice would you prefer from 1 to 5 to spend your holidays. So from that we are not only categorizing the data but also identifying the rate from which the respondent is identifying the preferred choice. So both the elements can be identified from the ordinal scale, which is a step higher than the nominal scale. This type of scale can provide information about some item having more
or less of an attribute than others, but no information on the degree of this. यहाँ पर हमें definitely एक preferences का तो पता लग सकता है या एक categorization का तो idea हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास overall frequencies और overall degrees of अटेनमेंट्स नहीं पता लग सकती या डिग्रीज ऑफ चॉइसेस हमें आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। यहाँ पर हम जिस किस्म का स्टेटिस्टिक्स रन कर सकते हैं वो है असाइन मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, कि कितने लोग जो है वो बरमूदा विजिट करना चाहते हैं, कितने लोग हवाई विजिट करना चाहते हैं आउट ऑफ 100 रिस्पोंडेंट्स, और कितने लोग लंदन और एस्पन विजिट करना चाहते हैं. सो वी कैन डेफिनेटली वर्क फॉर दी frequencies that out of 100 what is the frequency of preferring one choice by these respondents. Secondly, we can move for mode or median, which are the other statistical average tools जिनकी basis के ऊपर हम कुछ और deductions कर सकते हैं. Median के केस में हम identify कर सकते हैं कि on an average लोग कौन से इलाके में जाना चाहते हैं अपनी वेकेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए, और मोड के फॉर्म में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑकरेंस हो सकता है हमारा एक पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर, वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड रीजन वेयर पीपल वांट टू गो. Now in case of ordinal scale, we might have multiple applications. हम ordinal scale को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं. जिस तरह से हम nominal scale को अप्लाई करते हैं in order to know the gender or the department of working, similarly we can use the ordinal scale in order to identify multiple you can say brands and their choices, as well as their responses towards making preferences. अगर हमने मार्केटिंग रिसर्च फॉर एग्जांपल करनी है, या अगर हमने डेटा कलेक्ट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रांड अवेयरनेस और द ब्रांड चॉइसेस, तो वहाँ पर हम ऑर्डिनल स्केल को यूज कर सकते हैं. नाउ जस्ट लुक एट दैट, which says that ordinal scale is used to rank the preference or usage of various brands of a product by the individual, and to rank other individuals or objects or event as per the example given below. Rank the following personal computers with respect to their usage in your office, assigning numbers from 1 to the most used system, 2 to the next most used, and so on. If a particular system is not used at all in your office, put a 0 next to it. यहाँ पर हम एनालाइज करना चाह रहे हैं कि एक ऑफिस प्लेस के ऊपर, एक वर्क पॉइंट के ऊपर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किस किस किस्म के कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं. तो जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं, आपके ऑफिस में जिन कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है उसके ऊपर, उसको आप 1 से आइडेंटिफाई करें, कैटेगराइज करें उसको 1 से. जिसमें कंपैरेटिवली कम लेवल के ऊपर काम होता है जिन कंप्यूटर्स पे, उसको आप 2 से आइडेंटिफाई करें, और जो कंप्यूटर आपके ऑफिस में एग्जिस्ट नहीं करता उसको 0 से आइडेंटिफाई करें. तो इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा कोई कंप्यूटर ब्रांड यूज हो रहा है एक ऑफिस में, वो 1 से आइडेंटिफाई होगा. तो आउट ऑफ द गिवन ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम एप्पल, कॉम्पैक, डेल, HP, IBM, Sony and Toshiba, we are giving preferences, or we are requiring preferences from the respondents that which particular system is being most highly used at the work point. So this from 1 to the specified categories will describe that what is the tendency of the usage of each computer in the given workplace. So from that we can analyze directly that what is the most used system or most used brand in one particular organization with respect to computers. So that is the use of ordinal scale. Then we work towards the third type of scale, which is the interval scale. Now in terms of interval scale, it contains the information available in ordinal scale, that is ranking, but with the added benefit of magnitude of ranking. Interval scales have equal distances between the points of scale. Now in case of interval scale, this is a step higher to the ordinal scale, in which we used to talk about the categorization, but we are also giving multiple ranks to the magnitude of ranking. That we are not only categorizing them, but we are also providing the magnitude of rank, or you can say that the importance of each rank amongst the given options. So in that case, 0 is the number which has also been added to it, and that is although this is an arbitrary scale, but we used to add
the impact of 0 in the given scale, so that we can measure the response rightly. Now, in that case, like for example, the scales can contain a 0 point, but they are the arbitrary and not meaningful. For example, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर डेफिनेटली 0 से ही मेजर होकर हमें कोई ना कोई रिस्पांस देता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम 20 डिग्रीज के ऊपर हम बात करें, तो 20 डिग्री का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर रूम के अंदर जो लेवल ऑफ हीट है वो 20% है. और अगर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो -1 है, तो इसका मतलब ये है कि वो लेस देन 0 है, और द लेवल ऑफ हीट इन दिस पर्टिकुलर रूम इज लेसर देन 0. So this describes that the arbitrary structure of the interval is predetermined basically. But although we won't consider it, लेकिन हम definitely उसको इसी perspective में measure करते हैं कि उसके अंदर जो scale define हुआ है वो 0 से हुआ है. So temperature is the best example of interval scale. For that, the permitted statistics might be mean, median, mode, as well as more advanced tests. इंटरवल स्केल्स की बेसिस के ऊपर हम बहुत सारे एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं. एट फर्स्ट हमें बेस्ट एवरेज तो मालूम हो ही जाएगी. हम एक बेहतरीन सेटिंग क्रिएट कर सकते हैं टुवर्ड्स डिटरमिनिंग द एवरेज. लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ और स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस कर सकते हैं जो कि ज़्यादा एडवांस होंगी. लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ पर इंटरवल और ऑर्डिनल स्केल के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना. So the major difference which exists between ordinal and interval scale is that ordinal scale just categorize the preferences of the respondents, but this particular scale, the interval scale, describes the magnitude of ranking as well, which assumes that there exists an equal distance between each option. राइट तो उस केस में जो एक रेगुलर आर्बिट्रेरी वैल्यू है, हम वहाँ से मेजरमेंट को स्टार्ट करते हैं. वहाँ से हम उसकी बेसिस के ऊपर डिपिक्ट करते हैं कि किस तरह से इंटरवल स्केल शो करता है रिस्पॉन्सेस को. Now just look at the example of the interval scale, that on the scale of 1 to 5, with 5 meanings you strongly agree and 1 meaning you strongly disagree, consider the statement that I believe my college education has prepared me well to begin my career. So in that case एक statement है जिसको हमने test करना है 5 के interval scale के ऊपर, which is a statement that I believe that my college education is fine enough to begin my career towards job perspective. So in that case we want to note down the interval effect, or we want to note down the interval scale application, that how much this scale can present. So I might identify the 5 categories on the basis of which my response can be monitored. So these categories will be strongly agree, somewhat agree, neither agree nor disagree, somewhat agree and strongly, strongly disagree, somewhat disagree, neither agree nor disagree, somewhat agree and strongly agreed. So if we are selecting something which is related to strongly agree element, we are assigning 5 for that. So this is the most positive sign and this is the most negative sign. So 2 extremes have been measured from 3. तो यहाँ पर 3 जो है वो डिटरमिन कर रहा है एक ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इनफैक्ट 0 आ रहा है. We are not sure that which type of consideration we are having towards our previous education, towards career management. तो यहाँ पर हम 0 असाइन करते हैं, कोड असाइन करते हैं neither को, जबकि हम strongly agree को positive +2, somewhat agree को +1, somewhat disagree को -1 और strongly disagree को -2 कोड असाइन करके वैल्यूज को इंटरप्रेट कर सकते हैं. और यहाँ से हम मीन, मीडियन, मोड और बहुत सारे एडवांस स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं. Then comes the ratio scale. In terms of ratio scale, the most comprehensive scale is usually known as the ratio scale, which used to add or which used to integrate the entire features of 3 scales previously discussed in it. तो इसका मतलब ये है कि रेशो जो है, रेशो स्केल के अंदर हम नॉमिनल
ऑर्डिनल और इंटरवल तीनों की इम्पोर्टेंस को एम्बेड करते हैं और इसको बेसिकली बहुत सारे फॉर्म्स में हम टेस्ट भी कर सकते हैं. So has all of the characteristics of the other three with the additional benefit of an absolute meaningful 0 point is being given to the ratio scale, in which we talk about the weight, sales volume, income and age of people. So the permitted statistics same with an interval scale can be used in terms of ratio scale, and ratio scale is compared is considered as a very comprehensive tool to determine the to measure the specific variable. Like for example, if you want to measure weight or sales volume or income or age, in all these categories we give ratio scale as of high importance. यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल का वो ये है कि हमने इंटरवल स्केल में ज़ीरो को एक आर्बिट्ररी वैल्यू असाइन की थी, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो को हम एक मीनिंगफुल वैल्यू असाइन करेंगे और वहाँ से हम मेजर करेंगे रिस्पॉन्सेज. तो यूज है रेशियो स्केल का वो बहुत ज़्यादा है in the research questionnaire. We extensively use the ratio scale. या यूजुअली अगर हम कहते हैं कि जब हमारे पास कोई ऐसा टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रेशियो स्केल यूज नहीं हुआ हुआ, तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड टूल. या अगर हमारे पास डेटा जो है वो सिर्फ नॉमिनल स्केल की बेसिस के ऊपर या इंटरवल स्केल की बेसिस के ऊपर कलेक्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत एक्सटेंसिव बहुत एक्सटेंसिव टूल नहीं है जो कि बहुत सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो. सो इन दैट केस we used to place more importance to the ratio scale. So ratio scales are usually used in organizational research when exact numbers on objective opposed to the subjective one factors are called for, and in the following questions which addresses the ratio scale. यहाँ पर रिसर्च जब हमने ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर रिसर्च करनी हो और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रिसर्च करनी हो रादर सब्जेक्टिव, तो उस केस में हम रेशियो स्केल को यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल please indicate the number of children you have in each of the following categories: below 3 years, between 3 and 6 years, over 6 years, but under 12 years, 12 years and over. So that is something which not only categorizes specific information but also identifies the level of importance. How many retail outlets do you operate? So in that case again आप एक category की form में उसको describe कर सकते हैं जो कि determine करती है आपको right information. Now let's look at all these scales in one go so that you can take a right comparison and reduce the right comparative results. Now here both on the extreme left side, all the 4 types of scales have been identified, which are the nominal, ordinal, interval and ratio scales, and towards the right hand side we have identified their meanings. That in nominal scale we split data into groups, that is men and women for example. In ordinal scale we rank data in some order, for example exercising for 20 minutes is good, for 30 minutes is better, or for 40 minutes is best. तो यहाँ पर हमने कुछ ranks identify कर दिए हैं which are based on the personal preferences. In terms of internal, sets the data on a continuum. For example हमने एक tool already describe कर दिया है, measuring tool हमने एक बना दिया है जिसको हम 5 का interval scale भी कह सकते हैं, 7 के interval scale के ऊपर भी हम sometimes बात करते हैं, बहुत ही नॉमिनली हम 3 के इंटरवल स्केल के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन जो सबसे एक्सटेंसिवली यूज्ड है वो 5 और 7 इंटरवल स्केल है. सो हम एक कॉन्टिनम के ऊपर अपने ऑप्शंस को प्लेस करते हैं और यहाँ से हम क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करते हैं या क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिफाई करते हैं. फ्रॉम वेरी हाई टू वेरी लो हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज बना ली है इस कॉन्टिनम के ऊपर, और डेफिनेटली रिस्पोंडेंट हमें कोई एक ही ऑप्शन पिक करके देगा और दिस ऑप्शन विल स्पीक्स टू स्पेसिफिक पर्पस, और उससे रिलेटेड हम मल्टीपल किस्म के स्टैटिस्टिकल फंक्शंस और स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई कर सकते हैं. Then comes the ratio scale, which starts with absolute 0 and indicates proportional changes in the values. For example, 10 is twice as big as 5, which shows an equal set of interval between the values, which is 5 minus 0 is equivalent to 10 minus 5. This shows that there exists an equal distance between two values, and each value or each category speaks a meaningful description. So that is something which describes the ratio scale.
and I hope the difference between ratio and interval is clear to you. For example, the researcher would like to know what is the percentage of people who like 7-Up, Pepsi, Coke or Mirinda. So in that case the choice is required, the preference हमें required है. तो जब हम preference की बात करेंगे कि कितनी percentage जो है वो कितने percentage of population है, कितने percentage of samples जो है वो Pepsi को पसंद करता है या 7-Up को पसंद करता है, so that is identified through one scale which is ordinal. So in case of ordinal we assign ranks of preferences, so from which we can measure the response setting. Second example को देखते हैं कि the researcher would like to know among the 4 soft drinks which they preferred the most, second most और third most. यहाँ पर हमने उसको अगर रैंक में डालना है कि हम पेप्सी, 7-Up, कोक और मिरिंडा चारों को प्लेस करें और उसको कहें कि 1 प्लेस करो उस पॉइंट के ऊपर जहाँ जो तुम्हें which you like the most. तो इन दैट केस रिस्पोंडेंट इज हैविंग चॉइस कि वो खुद से आइडेंटिफाई कर ले कि 1, 2, 3, 4 की ऑप्शन उसने किसको देनी है. जिसको वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है उसको 1 असाइन करेगा, जिसको कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंस देता है उसको वो 2 प्लेस करेगा और वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस तरह से प्रेफरेंसेस को हमने सेट किया है. द रिसर्चर वुड लाइक टू नो दैट व्हाट एक्सटेंट द 4 ड्रिंक्स आर लाइक्ड. तो यहाँ से हमें एक और फॉर्मेशन पता लगती है कि कितने हद तक एक इंडिविजुअल जो है वो एक ड्रिंक को पसंद करता है. So again a percentage of learning, a likelihood can be determined in that case. Or fourth case में the researcher would like to know that how many Pepsi, Mirinda etc. you consume in a month. Something you want to know more about a particular statement. तो वहाँ से आपको ये पता लगेगा कि एक particular brand को एक महीने में एक individual कितना ज़्यादा use कर रहा है. तो again this is an application of ratio scale. Now we come towards the sources of measurement differences. कि जब हम एक ही सोर्स के थ्रू मेजरमेंट्स करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स वेरी क्यों करते हैं, कि व्हाई अ स्कोर वेरीज, कि किस तरह से हमें इन जो डिफरेंसेस हैं हम इन डिफरेंसेस को किस तरह से आइडेंटिफाई करके मीनिंगफुल बनाते हैं और क्या रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. सो व्हाई डू स्कोर्स वेरी, क्यों फ़र्क करते हैं, क्यों फ़र्क आता है हमारी रीडिंग्स के अंदर, हमारी मेजरमेंट्स के अंदर. Among the reasons legitimate differences are differences due to errors, that is the systematic or random error. So basically difference हमें 2 reasons की वजह से आता है. एक reason तो ये है कि उसके अंदर systematic error होगा और दूसरा difference ये है कि उसके अंदर random error होगा. हमने जब errors discuss किए थे तो हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि systematic error क्या होता है और random error क्या होता है. Random error जो है वो reduce हो सकता है if we increase the sample size, because और sample frame को अगर हम increase कर दें, because there might be a case that the sample is not truly describing the characteristics of population. In that case, if we increase the number of population, if we increase the number of sample size, we might come up with those characteristics added in the sample size which truly describes the right estimate of population. Though that is something which is known as the random error. And in case of systematic error, if sometimes in terms of the response error or sometimes the administration error, we come up with certain problems, then we can get the wrong results or the varying results. तो systematic errors हमारे पास basically 2 किस्म के होते हैं. एक response side के ऊपर होते हैं कि respondent ने हमें जिस तरह से response किया है वो ठीक नहीं है, और दूसरा error ये हो सकता है कि हमने जिस तरह से उन errors को administer किया है वो थोड़ा सा fluctuating है, उसमें थोड़ा सा problem है. So that is something which determines the systematic error. That there is a true difference in what is being measured. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे scores के results vary आए हैं या change आए हैं तो उसमें इसका मतलब ये है कि एक major difference जो है, एक true difference जो है वो exist करता है कि हम क्या measure करना चाह रहे हैं और हमने क्या measure कर लिया है. So जो चीज़ what we intend to measure is something which we have not measured. So that shows that there is an error in terms of measurement. That there are differences in stable characteristics of individual responses. कि जो भी responses हमने identify करने की कोशिश की है अपने test के अंदर वो हमने rightly address नहीं किए. On satisfaction measures, there are systematic differences in response based on the age of the respondent. So, there might be come up with multiple systematic errors, in which one is described here. कि बहुत सारे systematic differences आ सकते हैं, which might be based on the age of the respondent, जिस तरह से उन्होंने उसको read किया है,
और जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे वो वेरीड होंगे। अगर हमने एक टेस्ट जो है वो यंगस्टर्स के ऊपर अप्लाई किया है तो वो कुछ और रिजल्ट शो करेगा, अगर हमने एडल्ट्स के ऊपर अप्लाई किया है तो वो कुछ और रिजल्ट शो करेगा। So that is the respondent error towards the systematic error. Thirdly, that there exists multiple differences due to the short-term personal factors or mood swings or fatigue or time constraints or other transitory factors. For example, अगर हम टेलीफोन सर्विस कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास कुछ problems आ सकते हैं कि there might be a case that the person is busy in any other activity and might not responding you with full swing, and in that case the results might get differed from those who are performing the test accurately. Similarly, there comes the fatigue or personal constraints or personal factors with which a person is not, or the respondent is not responding towards the situation rightly. In that case as well, there might come certain differences in the measurements. Then comes the fourth problem, or the fourth source of measurement differences, which states that the differences due to situational factors, calling when someone may be distracted by something versus full attention. तो जो लोग अपनी फुल अटेंशन के साथ रिस्पॉन्स करेंगे उनका रिजल्ट्स कुछ और आएगा, और जो लोग कंपैरेटिवली डिस्ट्रैक्टेड या कोई और किसी और डिस्ट्रैक्टेड सिचुएशन के अंदर बैठे हुए हैं वो लोग जिस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे होंगे उनका रिस्पॉन्स कुछ और आएगा। Differences resulting from variations in administrating the survey, that is voice inflections or non-verbal communications, that is something which might result in some varying administrative results. Then there comes difference due to the sampling of items included in the questionnaire. जितनी sampling items आपने questionnaire के अंदर use की हैं उनको अगर आप उनके difference की वजह से भी आपके पास varying results आ सकते हैं। Then is the difference due to lack of clarity in measurement instrument, that is measurement instrument error, कि जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं वो आप actually पूछ नहीं पाए, उसके अंदर कुछ problems हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि respondent को समझ में नहीं आई, और they are not clear to the respondent. In that case there again comes an error margin. या unclear question है या ambiguous question statement है जिसकी basis के ऊपर जो response है वो गलत आ सकता है। Differences due to mechanical or instrumental factors, that is blurred questions or bad phone connections. Sometimes कुछ ऐसे mechanical problems हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिसमें हो सकता है कि जो क्वेश्चनरी की राइटिंग है वो बहुत blurred है और जो उसका जो प्रिंट है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी बेसिस के ऊपर रिस्पोंडेंट को पता नहीं लग रहा कि वो क्या चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, या फ़ोन कनेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस हैं जिसकी वजह से जो वॉइस क्लैरिटी है दिस इज़ नॉट देयर, और अगेन देयर कम्स अ वेरिएशन इन द राइट मीनिंग। गुडनेस ऑफ मेजर क्या होती है, कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि जी जो हमने रिजल्ट्स एक्वायर किए हैं these are the best results and these are depicting the right situation, or this totally describes the right situation. So the goodness of measure है that is basically the measure what is being supposed to be measured. अगर हम जो चीज़ measure करना चाह रहे हैं उसी को हम measure कर पाए हैं तो that is known as goodness of measure. Measure as well as possible, meaning जो चीज़ हम measure करना चाह रहे हैं वो actually chance of possibility है कि ये चीज़ है जिसकी basis के ऊपर हमने एक relationship create किया है, तो that is something which shows the possibility. Then comes the very important characteristics of a tool, which are validity and reliability. Validity shows that whether it checks that how well an instrument that is developed measures the concept. एक particular चीज़ को measure करने के लिए जो concept हमने जो tool हमने use किया है क्या वो accurate है या नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट एक पर्टिकुलर वेरिएबल को किस तरह से या कितनी एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है, ये वैलिडिटी होती है कि what we intend to measure is actually being measured with the application of a particular tool. So that is something which is considered as validity. Reliability is something that what is the consistency of a tool to be applied in varying situations, in varying time periods to draw similar results. So उसमें कितनी consistency है एक tool के अंदर कि वो वही results over multiple time periods show करेगा.
सो वैलिडिटी बेसिकली चेक करती है इंटेंट ऑफ मेजरमेंट, मीनिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो कितना स्ट्रांगली मेजर हुआ है, और रिलायबिलिटी चेक करती है कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजरिंग tool के what basically it measures over number of time periods. In reliability, the key question for a researcher to address is, will this measurement instrument provides consistent results over time? For scales used in questionnaire, that means will we get the same results using these scales over time? तो अगर हमने यही scales दोबारा यूज किए हैं तो क्या हमें वही results मिलेंगे जो अभी मिले हैं या नहीं? सेकेंडली जो चीज़ चेक करती है रिलायबिलिटी, वो हमारे पास दो तीन टूल्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम रिलायबिलिटी को चेक करते हैं. नाउ हाउ टू चेक फॉर रिलायबिलिटी फॉर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मेजर्स एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर्स. इंटरनल कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए दो मेथड्स हैं जो कि हम अडॉप्ट करते हैं रिलायबिलिटी के केस में. स्टेबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड. Use the same instrument, administer the test shortly after the first time, taking measurement in as close to the original conditions as possible to the same participants. If there are few differences in scores between two tests, then the instrument is stable. The instrument has shown test retest reliability. जब आप एक टेस्ट को दोबारा से अप्लाई करते हो तो गिवन सिनेरियो के ऊपर, या हम जिसे हम पायलट टेस्टिंग भी करते हैं और उसके बाद हम अप्लाई करते हैं उस टेस्ट के रिजल्ट को एक्चुअल सैंपल के ऊपर, तो यहाँ से हमें रिलायबिलिटी का पता लग जाता है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं, वो हमें मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर क्या रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इन दैट केस टेस्ट रीटेस्ट इज द मेथड विच कैन क्रिएट स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी in the measuring tool. There are problems with this approach, with the approach of test retest method. First problem is that difficult to get cooperation second time. जिन respondents से आपको पहली दफा response दे दिया है, उन्हीं लोगों से दोबारा response लेना बहुत मुश्किल है. So that is something which is a problem. Respondents may have learned from the first test and then respond in a similar way. लोगों को शायद याद हो जाता है कि हमने इस सवाल का क्या जवाब दिया था, और वो दोबारा भी उसी सवाल का वही जवाब देते हैं और उससे वही अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं. Other factors may be present to alter situation or environments. कि कुछ ऐसे situations हो सकती हैं, कुछ ऐसे environments हो सकती हैं जिसमें results जो है वो किसी third factor की वजह से affect हुए हों बजाय के respondents की अपने will की वजह से. So these problems, yes, they do exist in test retest situation. Then second form is equivalent form reliability. एक दूसरी condition है जिसके अंदर हम reliability को check करते हैं, which is equivalent form reliability. This approach attempts to overcome some of the problems associated with the test retest measurement of reliability. Two questionnaires designed to measure the same thing. एक ही चीज को टेस्ट करने के लिए आप दो सवाल बना लें कि दोनों सवाल बेसिकली चेक एक ही चीज को कर रहे हैं, लेकिन उनकी वर्डिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं, उनका somehow you can say स्केल डिफरेंट हो सकता है, और आप या आप दो मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के अंदर उस क्वेश्चन को मूव करें तो आपको जो चेंजेस पता लगेंगे उससे आप रिलायबिलिटी को मेजर चेक कर सकते हैं. If the scores obtained from these tests are correlated, then the instruments have equivalent form reliability. अगर दोनों set of different questionnaires से आपको एक ही result मिला है या दोनों के अंदर relationship है, तो इसका मतलब ये है कि equivalent form reliability exist करती है दोनों instruments के अंदर. But such type of questionnaires are very difficult to create. बहुत tough है एक ही किस्म के क्वेश्चनेयर्स बनाना जिसमें एक ही चीज़ मेजर हो रही हो लेकिन उसमें वर्डिंग्स और उसमें स्केल्स डिफरेंट हैं. इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी या इतनी ज़्यादा उसके अंदर जो वेरिएशन है वो लेकर आना बहुत मुश्किल काम है. एंड इम्प्रैक्टिकल मेथड है जिसमें कंपैरेटिवली रिसर्चर्स इस मेथड को यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है और राइट एनालिसिस नहीं शो करता, तो इस वजह से यूजुअली हम टेस्ट रीटेस्ट को ही ज़्यादातर अप्लाई करते हैं. Another thing which is important in analyzing reliability is internal consistency reliability. Okay, this is a test of the consistency of the respondents' response to all the items in the measure. That is, the items are independent measures of the same concept. They will correlate with one another. जो भी हमारे पास आइटम्स डिस्क्राइब हुई हुई हैं वो आपस में कोरिलेट करती होंगी और रिस्पोंडेंट्स ने वो सारी की सारी आइटम्स अगर रिस्पॉन्ड की हैं, सो दैट इज नोन एज इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी. देन कम्स द सेकंड पोर्शन व्हिच इज द वैलिडिटी.
Validity is that whether we are talking about that whether what was intended to be measured was actually been measured. जो चीज़ हम measure करना चाह रहे थे हमने वही measure किया है या नहीं. अब इसको measure करने की मुख्तलिफ types हैं, which are very important to note and identify with respect to their differences. One is the content validity. Content validity is something in which we measure adequate measure of the concept, adequately measure the concept. एकदम से एक चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है दैट इज़ द एडिक्वेसी, और उसकी बेसिस के ऊपर हम एक चीज़ को जो मेजर करते हैं दिस शोज द कंटेंट वैलिडिटी कि इफ़ यू वांट टू चेक दैट द जॉब सेटिस्फेक्शन, तो जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए एट फर्स्ट हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है, सैलरीज माइट बी. सो सैलरीज जो है वो बहुत एक एडिक्वेट मेजर है टू डिटरमिन द जॉब सेटिस्फेक्शन. सो दैट इज दिस शोज द कंटेंट वैलिडिटी. Face validity, that do experts validate that an instrument measures what its name suggests its measures. कि फेस वैलिडिटी का मतलब ये है कि हम अपने क्वेश्चनेयर को शो कराते हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स को और उनसे पूछते हैं कि क्या ये क्वेश्चन जो है या क्या ये टूल जो है ये वही चीज़ मेजर कर रहा है जो चीज़ हम मेजर करना चाहते हैं या नहीं. सो दैट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ फेस वैलिडिटी जो कि एक रॉ चेक होता है, एक जनरल चेक होता है आपके क्वेश्चनेयर का बाय द एक्सपर्ट्स और बाय द एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स. Then is the criterion related validity, which means that does the measure differentiate in a manner that helps to predict a criterion variable. कि क्या जो level है measure का वो क्राइटेरिया डेवलप करता है किसी एक वेरिएबल को चेक करने के लिए, उसकी मेजरमेंट को चेक करने के लिए, किस क्राइटेरिया के ऊपर आप एक वेरिएबल को मेजर करना चाह रहे हैं तो उस क्राइटेरिया को आप फोकस करते हैं अपने टूल के अंदर. दैट इज समथिंग व्हिच इज द क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी. कॉन्करेंट वैलिडिटी के अंदर आप ये चेक करते हो कि डज द मेजर डिफरेंशिएट इन अ मैनर दैट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट अ क्राइटेरियन वेरिएबल करंटली. कि कॉन्करेंसी का मतलब ये है कि जो प्रिडिक्शन है एक वेरिएबल के क्राइटेरिया की वो क्या है. सो दैट इज समथिंग व्हिच एनालाइज द कॉन्करेंट वैलिडिटी. प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इज समथिंग does the measure differentiate individuals in a manner to help predict a future criterion. कि अगर हमने प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की को एनालाइज करना है तो हम ये चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं या ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा टूल है वो मुख्तलिफ किस्म के रिस्पोंडेंट्स को या मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल्स को इस तरह से रीड करता है कि वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर अपनी प्रिडिक्शंस प्लेस कर सकें. देन द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी विच आइडेंटिफाइज दैट ये कॉन्सेप्ट को उसी तरह से चेक करता है जिस तरह से थ्योरी में मेंशन है या नहीं. तो हमने बेसिकली जो वेरिएबल है उसका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया बल्कि जो कॉन्सेप्ट उसका एक्चुअल उसकी टर्मिनोलॉजी में या उसकी थ्योरी में डिस्क्राइब है हमने उसी तरह से उसको मेजर करने की कोशिश की है. तो दिस इज नोन एज द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. कन्वर्जेंट वैलिडिटी डिस्क्राइब्स दैट टू इंस्ट्रूमेंट्स मेजरिंग द कॉन्सेप्ट कोरिलेट हाईली. दो डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं जो कि मेजर करते हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट को एक ही तरह से. तो दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट वैलिडिटी. And the last way of determining validity is discriminant validity, which shows that does the measure have a low correlation with variable that is supposed to be unrelated with the variable. जो convergent variable है वो determine करता है level of correlation और discriminant validity show होती है with reference to the level of lack of correlation between the two variables. So that is something which shows the types of validity in terms of analyzing that how well a specific instrument, a specific measure describes the concept to be measured. Now there exists multiple forms of validity. One is the face validity, which is the weakest form of validity, and researchers simply look at the measurement instrument and concludes that it will measure what it intends to be, and thus it is by definition too subjective. कि हम generally उसको visualize करते हैं, देखते हैं कि हाँ जी जो चीज़ हम इसमें measure करना चाह रहे थे हमने वही measure कर ली है, तो ये उसकी face validity है. जो content validity है वो हमें बताती है the degree to which the instrument items represent the universe of the concept under study. कंटेंट के अंदर हम एनालाइज करते हैं कि कितनी चीज़ें जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई की हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर और ये आइटम जो है या ये टूल जो है ये क्या उसको उन हर आइटम्स को राइटली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा.
In English, did the measurement instrument cover all the aspects of the topic at hand or not? For example, let us say that Amazon wanted to measure customer satisfaction and they asked question about the following, that did the merchandise arrive on time? तो क्या merchandise जो है वो time पे पहुंच जाती है आपके पास, तो क्या ये आपके content को fully administer कर रही है या नहीं कर रही है? Was it in good condition? कि क्या वो अच्छी कंडीशन में था या नहीं था? तो इस इंस्ट्रूमेंट से भी आपको ये चीज़ पता लग सकती है कि इस इंस्ट्रूमेंट से आपको ये चीज़ पता लग रही है कि आपका जो कंसाइनमेंट आप तक पहुंचा है उसकी कंडीशन क्या थी। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको ये नहीं पता लगा कि अमेज़ॉन की जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो कितनी होगी। अमेज़ॉन की कस्टमर सेटिस्फेक्शन उस तरह से डिटरमिन होनी चाहिए कि कितने लोग जो है वो राइट ऑर्डर्स जो है, राइट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स को देख लेते हैं और उनकी जो एक्विजिशन है वो राइटली उन तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। तो अगर आपने ये दो सवाल पूछे हैं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर एरिया, एक स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए, तो ये एक बड़ा वीक एरिया है जिसमें कंटेंट वैलिडिटी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन को फोकस नहीं कर रहा, ये शॉपिंग एक्सपीरियंस को फोकस कर रहा है। Then the criteria related validity is something which shows the degree to which the measurement instrument can predict a variable known as the criterion variable. That is something जो हमने भी डिस्कस कर लिया। Two subcategories of criterion validity की होती हैं, वो predictive और concurrent है। Predictive के अंदर हम बात करते हैं ability of the test की, जो analyze करती है, जो differentiate करती है among individuals को as to the situation criteria। और concurrent validity जो है वो establish होती है when the scale discriminates individuals who are known to be different, that is they should score differently on the test. So concurrent validity जो है वो level of discrimination को identify करती है between the given respondents, और predictive validity जो है वो level of differentiation identify करती है जो कि एक particular situation में criteria की basis के ऊपर exist करता है respondents में। Lastly, it is the construct validity, which shows that does the measurement conforms to some underlying theoretical expectations. If so, then the measure has construct validity. If we are measuring consumer attitudes about product purchases, then do the measure adhere to the constructs of consumer behavior theory or not? This is the territory of academic researchers. जब भी हम construct validity की बात करते हैं तो हम theory में मौजूद वो सारे के सारे concept discuss करते हैं जो कि एक particular area को test करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें टुवर्ड्स दी कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के ऊपर, जो कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की टाइप्स हैं, तो हमें ये पता लगता है कि जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है वो दिस शोज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन अमंग डिफरेंट मेजर्स इंटेंडेड टू मेजर सेम कंस्ट्रक्ट। दो मुख्तलिफ कंस्ट्रक्ट्स के दरमियान में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को जो चीज़ शो करती है वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। फॉर एग्जाम्पल वोटर बिहेवियर, द कंस्ट्रक्ट all the polls surrounding presidential elections, but that is something which shows the convergent validity कि इसमें जो वोटर का बिहेवियर है at the time of polls उसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर वो डिटरमिन करता है कि जो चीज़ हम मेजर करना चाह रहे हैं उसमें और जो चीज़ हम पूछ रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा रिलेशनशिप है। Discriminant validity shows the degree of correlation among the constructs that are assumed to be different. जो कंस्ट्रक्ट्स डिफरेंट होंगे उनके दरमियान में कितना कोरिलेशन है, या वो चीज़ें जो कि एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं उनके दरमियान में कितना डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, दैट शोज द डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। सो बेसिकली दीज आर द अप्रोचेस व्हिच वी आर डिस्कस्ड, दीज आर द टाइप्स व्हिच वी डिटरमिन इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग द वैलिडिटी पर्सपेक्टिव। जब हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की बात करते हैं, सो बुल्स आई के ऊपर अगर हमारे पास राइट एरो राइट सर्कल के अंदर फिट है, so this shows that the measure is valid and reliable. I repeat that validity refers to the extent of measurement, that what we intend to measure is actually what we are measuring, and reliability is something which shows that in how much level of time we are coming up with the similar kind of results, with the similar kind of responses. So that is something which shows the reliability and validity of a specific questionnaire. So that is all for today's lecture, and in today's class we have identified that what is actually the operational definition, and on the basis of operational definition how we can identify multiple scales in terms of measuring the variables, and with these scales how we can define
these scales with reference to the practical examples. We have also analyzed that what is the level of validity and reliability in a questionnaire. If we are developing a tool which is a questionnaire, so what are the ways which can check the reference of validity and reliability in that particular questionnaire, in that particular tool, because on the basis of that tool we will be collecting data, and if the tool is not providing us with the accurate information, then we can say that this particular tool has not provided us with the right set of data. So we have covered all the related topics which are related to the operational definition and scales in the current lecture. So I hope that these concepts are clear to you. For further ambiguities, the notes and your books will satisfy the concepts far better. I hope that we will meet in any other lecture to discuss some more issues which are related to the collection of data and their quantitative approaches. Thank you so much for this time, and thank you so much for your patience of listening. We will meet in any other lecture in future. Thank you so much, and Allah Hafiz.